हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टी वाई बैफ सेमिस्टर 5 यूपीएस यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन चैप्टर जो है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2A दिसंबर 2022 में पूछा गया था बैलेंस शीट बनाने के लिए 15 मार्क के लिए। ओके, तो ये जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ इससे पहले भी हम लोग ने बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, बैलेंस शीट कैसे बनाते, पीएनएल कैसे बनाते, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब जो हम लोग ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन आए उसको कैसे याद रखना है। तो हमारा ये जो है दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2A 15 मार्क के लिए, जिसके अंदर हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला था बैंकिंग कंपनी का। अब बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट को कैसे याद रखना है। तो उसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, एक बार आप वो देख के फिर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझेगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसके अंदर ही मैं आपको फिर से बैलेंस शीट का रिवीजन करवा सकूँ और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सन बैंक लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। 2022 का बैलेंस शीट बनाना है। एक ट्रायल बैलेंस दिया है आपको, देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दिया यहाँ पे देखो दिया है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फिर कुछ एडजस्टमेंट दिए है, देखो गारंटी गिवन, लायबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन, क्लेम्स बाय एम्प्लॉय फॉर बोनस, ये सब अमाउंट आपको यहाँ पे दिया है। अब इसके बेसिस पे कैसे याद रखना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, पार्टी का नाम लिख लेंगे, क्योंकि पार्टी का नाम क्या है, सन बैंक लिमिटेड है। तो देखो ऊपर सन बैंक लिमिटेड आ गया, फिर बैलेंस शीट आ गया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। फिर आपको यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है शेड्यूल नंबर और यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट। इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। अब क्या होगा, बैलेंस शीट बनाते हैं आप नॉर्मल बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो कैसे बनता है, लाइबिलिटी होती है, एसेट्स होते हैं। तो उसी हिसाब से जो पहला इसका पार्ट है बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी का, वो आता है पहला कैपिटल एंड लाइबिलिटी, और दूसरा आता है इसके अंदर एसेट। तो सेम वे में ऐसे याद रखना है कि बैलेंस शीट बनेगा तो एक पार्ट होगा कैपिटल एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट होगा एसेट। अब कैपिटल एंड लायबिलिटी में क्या आते हैं, उसके अंदर 5-6 आइटम है। कौन कौन से आइटम है ये, अब बोलेंगे सर इसको याद कैसे करना है, तो इसका अलग से मैंने वीडियो बना के डाला है कि बैलेंस शीट को कैसे लॉजिकली याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन तो भी यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि बैलेंस शीट देखो किसका है, ये बैंक का है। बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक का मेन काम क्या होता है, पैसे को लेना देना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो जैसे ही कैपिटल आएगा तो सबसे पहले कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख दो। अब आपको पता है कैपिटल के साथ उसके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है वो भी उसी का पार्ट होता है। तो देखो नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया, तो कैपिटल इज डन। उसके बाद क्या दिया, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपको पे करना है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको पे करना है। अब बैंक को क्या पे करना होता है, तो बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है, पैसे का लेना देना होता है। ठीक है, तो पैसा जो लिया होगा किससे लिया होगा, पब्लिक से। तो पब्लिक क्या करती है, डिपॉजिट करती है कि नहीं करती, तो डिपॉजिट हुआ, तो पहली लायबिलिटी देखो डिपॉजिट हो गई। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपने बोरो किया होगा, आप मतलब बैंक ने बोरो किया होगा, बराबर है। तो बैंक ने बोरो किया तो बोरोइंग में डाल दो। और फिर लास्ट वाला जो दिया अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, उसके अंदर जो भी छोटा मोटा लायबिलिटी आएगा वो इसमें डाल देने का। तो आपकी हो गई ना लायबिलिटी साइड, है ना, एकदम सिंपल है। तो कैपिटल बोला तो कैपिटल एंड रिजर्व, लायबिलिटी बोला तो पहला क्या, पब्लिक से जो डिपॉजिट मिलता है वो लायबिलिटी है ना। कभी भी कोई डिपॉजिट करेगा तो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, तो डिपॉजिट है। डिपॉजिट भी बहुत टाइप के होते हैं, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो और एक्सप्लेन करूंगा। फिर बोरोइंग हो गया और अदर लायबिलिटी। सेम वे में एसेट पे आते हैं। अब एसेट में आपने नॉर्मल दूसरा बैलेंस शीट किया होगा, किसी कंपनी का किया होगा, उसमें एसेट में पहला फिक्स्ड एसेट्स आता था, राइट। वो अलग है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम चेंज कर दिया है, लेकिन पहले एसेट आता था कि नहीं आता था, बराबर है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में क्या बोला है, बैंक है, बैंक का मेन एसेट क्या है, बिल्डिंग नहीं है,
है, वो भी एसेट है, लेकिन मेन क्या बिजनेस है इसका, पैसे का लेना देना। तो इसका जो पहला एसेट होगा ना वो होगा कैश, कैश एंड बैलेंस विद द आरबीआई। उसके पास जो कैश है वो, और उसने आरबीआई के पास जो कैश रखा है वो उसका मेन एसेट है। इसलिए पहला आइटम जो लिखते हैं हम लोग, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। फिर दूसरा कैसा है, दूसरा भी यही बोला है, जैसे आरबीआई के पास रखा है तो वैसा किसी और के पास रखा होगा, बैंक के पास। तो बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जो भी मनी आपने छोटे टर्म के लिए मतलब रखा है, जो भी आप मतलब कॉल करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये मेन एसेट होते हैं बैंक के। अब बोलेंगे सर बिल्डिंग भी तो है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग में आप ऑफिस खोल के बैठे हो, लेकिन कोई भी पब्लिक आपके पास पैसा डिपॉजिट नहीं करता, विड्रॉ नहीं करता है, तो आपका बिजनेस चलेगा क्या? तो वो बिल्डिंग को लेके करूँगा क्या? तो ये इसके मेन क्या है, एसेट है। अब इसके बाद देखो मेन स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है कि बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो उसके मेन एसेट है, क्योंकि पैसा देना, बैंक का क्या मेन काम है, पैसे का लेना देना। अगर पैसा कम पड़ गया तो कहाँ से देगा? तो अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के देगा ना। तो इसलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा, नेक्स्ट एसेट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद आपने किसी को एडवांस दिया है, बैंक ने एज ए एडवांस दिया है, तो वो यहाँ पे आएगा। और फिर लास्ट में जो आता है वो आता है फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आया? फिक्स्ड एसेट देखो एकदम लास्ट में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब। प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट वो सब। फिर आएगा आपका लास्ट वन अदर एसेट, और इसको टोटल कर लेने का। तो हो गया ना एकदम क्लियर? तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई बैंक की, ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई, ये आपका एसेट साइड हो गया। फिर नीचे दो और आइटम आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन। इतना लिखने पे आपका पूरा बैलेंस शीट कवर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से घबराने का नहीं, ये सिर्फ नाम में आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो अब इसको क्या करना है, शेड्यूल वाइज में डिवाइड कर देने का। कैसे करना है, कैपिटल को फर्स्ट लेने का, यहाँ से फर्स्ट लेने का, और पूरा का पूरा लिख लेने का, बिल्स फॉर कलेक्शन तक नहीं, कंटिजेंट लायबिलिटी तक। तो अगर आपने इसको लिखा, तो जब आप इसको लिखोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल मैंने लिख लिया है। तो कैपिटल कौन सा है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ पे आता है, सेकंड शेड्यूल में आता है। इस हिसाब से पूरे 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल मतलब वर्किंग नोट है। अब इसी को क्या करना है, ये फॉर्मेट आपने बना लिया। अब इसके नीचे ये 12 के 12 पॉइंट को लिखना है। कैसे लिखना है देखो, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पर्टिकुलर और शेड्यूल नंबर अमाउंट। ये देखो पर्टिकुलर, पहला शेड्यूल कौन सा था, शेयर कैपिटल, तो देखो शेयर कैपिटल लिख दिया। दूसरा शेड्यूल कौन सा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख दिया। ऐसा आप 6 लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ना है, 6 लाइन छोड़ना है। कभी कभी ज़्यादा लाइन भी छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आप 6 लाइन भी छोड़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो फिर थर्ड आएगा डिपॉजिट, फोर्थ आएगा बोरोइंग्स, फिफ्थ आएगा आपका अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। फिर इसके बाद आपके एसेट स्टार्ट होते, तो एसेट में आपका पहला क्या था, कैश बैलेंस था, बैलेंस विद द आरबीआई, वो वाला था, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर सेवेंथ वाला क्या था, ऐसे ही 6 लाइन। अब आप बोलेंगे सर एक जगह तो आपने छोड़ा ही नहीं है, ये सिर्फ सोल्यूशन बताने के लिए है, लेकिन आपको याद रखना है 6 लाइन छोड़ना है। तो इस तरीके से देखो 8 9 एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स, और लास्ट में आपका कंटिजेंट लायबिलिटी। देखो 12, ऊपर देख लेते हैं, ये देखो 12 है। समझ में आ गया, यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा फॉर्मेट समझ लिया और उसको कैसे बनाना है वो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका दिया है, तो आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट को रीड कर लेना है। एडजस्टमेंट क्या दिया है, पहला देखो दिया है गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कस्टमर है, कस्टमर को गारंटी दिया। अब इससे रिलेटेड कोई दिया है क्या, कस्टमर या गारंटी कुछ दिया है तो चेक कर लेने का। नहीं दिया है तो फिर हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ये जो लास्ट में आया था ना कंटिजेंट लायबिलिटी, मोस्टली इसी से रिलेटेड आपके एडजस्टमेंट होते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लायबिलिटी का मतलब किसी को पे करना है, तो पे कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो क्या दिया है, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है तो कस्टमर है, कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दी है। तो हो सकता है कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है।
तो गारंटी फिर हम लोग को देनी पड़ेगी ना, राइट। तो ये कंटिजेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इसीलिए हम लोग जाएंगे सीधा डायरेक्टली पूरे एडजस्टमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला तो पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर गिवन, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 25,000, देखो यहाँ पे लिख दिया, दिख रहा है, यस और नो। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया। फिर दूसरा देखो दिया लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया आपने लेकिन अभी तक पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसकी लायबिलिटी। तो हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा भी दे दे, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा ना भी दे, तो कंटिजेंट लायबिलिटी, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी, अमाउंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बिल्स फॉर कलेक्शन। अब बोलेंगे सर ये बिल्स फॉर कलेक्शन होता क्या है? अब बिल्स फॉर कलेक्शन कैसा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, बिल है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग ने बिल फॉर कलेक्शन का देखो यहाँ पे एक शेड्यूल नहीं बनता है इसका, डायरेक्टली एक अमाउंट आता है, तो यहाँ पे देखो दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाके बिल्स फॉर कलेक्शन को प्लेस कर देंगे। तो देखो आएगा 2,00,000 रुपीज़, समझ में आया? एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिर देखो एक और दिया है, एक क्लेम बाय एम्प्लॉय फॉर बोनस, एम्प्लॉय ने बोनस को क्लेम किया है, 15,000 पेंडिंग अवार्ड फॉर आर्बिट्रेशन, मतलब केस कर दिया है, 15,000 दे भी सकते नहीं भी दे सकते। तो जब ये दे भी सकते नहीं भी दे सकते आएगा तो क्या होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी होगा। तो कंटिजेंट लायबिलिटी का हम लोग ने शेड्यूल बनाया है, तो देखो लास्ट में दिया है कंटिजेंट लायबिलिटी का, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे क्लेम फॉर एम्प्लॉय, क्लेम बाय एम्प्लॉय फॉर बोनस 15,000। तो पूरे एडजस्टमेंट हो गए, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं, अब इनको सिर्फ प्लेस करना है, ठीक है। अब इसका इंटरनल एडजस्टमेंट होगा तो उसको प्लस माइनस करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से पता है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से। पहला क्या दिया है, अक्रूड इंटरेस्ट, तो क्या है, डेबिट है। याद रखना ये जितना भी डेबिट होएगा ये कहीं ना कहीं एसेट साइड में ही जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। और ये जो है क्रेडिट, ये लायबिलिटी साइड में ही जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना ये लायबिलिटी साइड में जाएगा और ये एसेट साइड में जाएगा। तो पहला अक्रूड इंटरेस्ट दिया है। अब अक्रूड इंटरेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट आने वाला है, बराबर है। इंटरेस्ट क्या होने वाला है, आने वाला है। तो अक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो देखते हैं, अपनी पूरी बैलेंस शीट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो एसेट में कैश विद बैलेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर दूसरा आपका ये आएगा क्या, क्या नाम है इसका, बैलेंस विद मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस, नहीं ये भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट आएगा क्या, नहीं। एडवांस आएगा क्या, नहीं। फिक्स्ड एसेट आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। अदर एसेट, तो अदर एसेट में जाएगा। नाम से देखो ना अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आने वाला है, तो इंटरेस्ट इनसे मतलब नहीं है, बराबर। अब बोलेंगे सर ये बैलेंस विद द बैंक इसमें आ सकता है क्या, ये एकदम शॉर्ट नोटिस का रहता है तो उसका नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट देखो कितना दिया है आपका अमाउंट, 70,000 रुपया दिया है। तो ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से आएगा, जिसको आपने लोन दिया है उससे इंटरेस्ट आएगा। तो ये आपके करंट एसेट में चले जाएंगे, अदर करंट एसेट में। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने अदर करंट एसेट बनाया था, पहला अदर एसेट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट और अमाउंट आ जाएगा 70,000। बाई चांस अगर आपने कोई भी अमाउंट यहाँ से उठा के आगे पीछे लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इसको छोड़ के, हाँ, ये जो शेड्यूल है एसेट के कितने शेड्यूल है, ये शेड्यूल है ना, 6 शेड्यूल है। इसी के अंदर अगर आपने एसेट को ऊपर नीचे डाल दिया, अगर बाय मिस्टेक नहीं भी समझ में आता तो टैली ज़रूर होगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे मार्क्स जाएगा, आधा आधा मार्क्स, लेकिन आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है, तो पहला पार्ट इज़ डन। दूसरा क्या दिया है आपका, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया है। फिर कैश एट आरबीआई दिया, तो कैश इन हैंड देखो नाम से पता चल रहा है कैश विद आरबीआई, और एक और कैश दिया कैश विद अदर बैंक। अब ये तीनों चीज़ दी है, तो ये तीनों चीज़ इधर ही आएगा, देखो ये दोनों में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है ना, तो इसमें आएगा। तो पहला जो दो है ना कैश इन हैंड और आरबीआई, तो ये वाला देखो इसमें जाएगा, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। फिर दूसरा बोला अदर बैंक, तो ये देखो ना बैलेंस विद बैंक दिया है ना, तो ये अदर बैंक का ही आएगा, तो ये दूसरे में जाएगा। तो ये कहाँ पे है, 6 और 7 पे है, तो 6 और 7 पे जाएंगे हम लोग। देखो 6 और 7, यहाँ पे हम लोग कैश इन हैंड कैश एड बैंक लिखेंगे आरबीआई का, और दूसरा बैलेंस विद बैंक लिख देंगे यहाँ पे इन
3 लाख। अब बोलेंगे सर ये इंडिया क्या है, तो ये मैंने आपको बताया ना, इसका पूरा डिटेल्ड मैंने एक लेक्चर डाला है, बैलेंस शीट को कैसे समझना है, शेड्यूल के अंदर क्या क्या उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये पता कर लिया कि ये भाई इस शेड्यूल में आता है, तो आप डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे इन बैंक आउटसाइड, अगर नहीं भी लिखा तो एक बार एग्जामिनर कंसिडर कर लेगा, लेकिन ये होना चाहिए कि ये शेड्यूल 7 में तो शेड्यूल में ही जाए। आई बात समझ में? तो 3 लाख देखो ये डाल दिया, तो ये 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्या दिया है, मनी एट कॉल, तो ये भी इधर ही जाएगा, तो मनी एट कॉल यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, देखो ठीक है, एकदम सिंपल। फिर है ना, अब याद रखना जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे ना, तो याद रखने का 2-3 आइटम को एक साथ पढ़ने का, क्योंकि हो सकता है कि वो 2-3 आइटम एक ही जगह जाए, जैसे ये दोनों आइटम एक जगह गए, ये दोनों आइटम एक जगह गए। अब देखो नीचे क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड डिवेंचर, गोल्ड। अब आप मुझे बताओ, बैंक है, बैंक इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, शेयर्स और डिवेंचर खरीदेगा, क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस शेयर्स डिवेंचर खरीदना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना। गोल्ड खरीद के रखा है, गोल्ड दिया है, तो वो भी उसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये तीनों जो दिया है ना, 1.5 लाख, 50 और 3.5, ये आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, तो नीचे ही बना है देखो इन्वेस्टमेंट, ये तीनों अमाउंट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। देखो डाल दिया, 1.5 लाख 50,000 और 3,50,000। सेम वे में ये भी हो गया। अब आ जाते हैं बिल डिस्काउंटेड। अब ये बिल डिस्काउंटेड क्या है, बिल डिस्काउंटेड में क्या होता है, जैसे कोई दो बिजनेसमैन है, उन लोग ने एक दूसरे को माल बेचा, एक ने खरीदा एक ने बेचा। अब वो बिल को क्या करते हैं, पैसा वो बोलता है 2 महीने के बाद देगा, लेकिन 2 महीने के बाद हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, अभी चाहिए, तो बैंक वाले के पास जाने का, वो बिल लेके, समझो 1 लाख का बिल है तो वो आपको 98,000 दे देगा, बाकी 2,000 रुपया वो कमीशन के तौर पे काट लेगा, और फिर 2 महीने के बाद सामने वाला पार्टी, उस सामने वाले पार्टी को पैसा नहीं पे करेगा, बैंक को पे करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ये हम लोग ने 11th में किया था। अब बिल डिस्काउंटेड है तो ये एसेट साइड में कौन से साइड जाएगा, बताओ, कुछ याद आता है किधर पे जाएगा? तो एक बार हम लोग है ना गो थ्रू करेंगे शेड्यूल में, तो समझ में आएगा, क्योंकि एसेट साइड है ना, तो एसेट साइड में जाने का, देखो एसेट साइड में इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, एडवांसेस, तो ये एडवांसेस में जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। एडवांसेस क्यों, बैंक वाले के पास आप 1 लाख का बिल लेके आए, तो उसने 98,000 दे दिया, उसका पेमेंट 2 महीने के बाद आएगा, तो एक तरीके का एडवांस ही है ना। आई बात समझ में? तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड ये आपके एडवांसेस में जाएगा। तो एडवांसेस कौन सा है, 9 नंबर का शेड्यूल है, तो 9 नंबर के शेड्यूल पे जाने का, एडवांसेस, और ये देखो ये लिख दिया, समझ में आया, 3 लाख। फिर देखो दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, तो इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट में जाने का, अमाउंट लिख लेने का 20 लाख। फिर देखो अब आपको कन्फ्यूजन है, फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, ये फिक्स्ड एसेट बैंकिंग कंपनी का नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट्स वो है जो किसी के ऊपर मतलब लोन बाकी था, तो वो लोन नहीं दिया, तो वो क्लेम के अगेंस्ट में आपने उसको एक्वायर कर लिया। होता है ना, लोन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लोन ले लेते हैं, तो आप पैसा पे नहीं कर पाते, तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, उसका वो जो एसेट रहता है वही, जैसे कार लोन लिया, कार लोन नहीं भरा तो कार उठा लेंगे ना, तो ये फिक्स्ड एसेट आपका फिक्स्ड एसेट्स में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, आपके अदर एसेट में जाएगा, क्योंकि ये आपका एसेट तो है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, ये अदर एसेट में जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको अदर एसेट में डाल देंगे। तो सेकेंड वाला देखो, अदर एसेट, आई बात समझ में? अब ये नाम से मत जाना, बोलो सर नाम तो फिक्स्ड एसेट दिया ना, दिया है, लेकिन एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, तो इसमें कार लोन याद रखने का, किसी ने कार लोन लिया, कार लोन का ईएमआई नहीं भरा, अब नहीं भरा तो वो सामने वाला कार लेके चला जाएगा बैंक वाला, तो वो भी उसके लिए एसेट है, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट वो वाला एसेट नहीं है जो उसके लैंड एंड बिल्डिंग के साथ आता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है आपका, एडवांस टैक्स दिया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, तो ये है एडवांस टैक्स, हम लोग ने यहाँ पे देखा है ये अदर्स का पार्ट है, तो अदर में जाके हम लोग लिख लेंगे एडवांस टैक्स। अब याद रखना जैसे ही एडवांस टैक्स आएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आएगा, और एक ये प्रोविज़न फॉर टैक्स आएगा, तो ये एक ही साथ एडजस्ट होता है, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ये दो अमाउंट लिख लेते हैं, एडवांस टैक्स लिख लिया, इसके नीचे टीडीएस लिख लिया, टोटल हो गया 20,000 10,000। फिर ये जब प्रोविज़न आएगा तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, दैट वी विल सी।
ठीक है, तो देखो ये एसेट साइड हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में पहला क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, तो शेयर कैपिटल है। अब हम लोग का स्टार्ट होगा लाइबिलिटी साइड। तो देखो ये हो गया लाइबिलिटी साइड, सॉरी ये एसेट है, ये लाइबिलिटी। तो इसके अंदर कितने आइटम है, 5 आइटम है। तो 5 आइटम में कौन कौन सा जाएगा देख लेते हैं। पहला शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो पहला ही शेड्यूल बनाया है, तो देखो यहाँ पे। अब कैपिटल के अंदर मैंने बाइफिकेशन किया है, आपको भी याद रखना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा होगा। कैपिटल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑथराइज्ड और दूसरा होता है कॉल्ड अप। ऑथराइज का मतलब क्या होता है कि इतना लाइफ टाइम में वो कंपनी या बैंकिंग कंपनी इश्यू करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। और जो ये दिया होता है ना, ये कॉल्ड अप सब्सक्राइब्ड होता है। तो 5 लाख है, तो हमेशा याद रखने का, इधर पे लिखने का 10,000 इक्विटी शेयर्स, ये 100 रुपये ईच है, 50 कॉल्ड अप है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि 50 रुपये ही कॉल्ड अप किया है ना, तो 5 लाख डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 शेयर्स ऑफ 100 इज एज 50 पेड अप, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 लाख आ जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। ऑथराइज दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं दिया है तो नहीं लिखने का, लेकिन तो भी मैं बताऊंगा कैसे ऑथराइज लिखते हैं। देखो 100 रुपये का एक शेयर है, 50 रुपये आपने कॉल्ड अप किए हैं, बराबर है। इसका मतलब अगर 50 रुपया दिया तो 5 लाख हो गया, अगर पूरा 100 रुपये देते तो कितना हो जाता है, ये 10 लाख हो जाता कि नहीं हो जाता। तो आपका टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपया ईच, 1 लाख नहीं 10 लाख आएगा। आई बात समझ में। इसको अंडरलाइन कर लेने का इसका कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। और नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑथराइज नहीं दिया है, लेकिन आप ये सब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको नॉलेज है कि कैसे ऑथराइज कैपिटल को निकाला जाता है। क्लियर है। फिर आ जाते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी पीएनएल, ये तीनों रिजर्व। मैंने बोला ना 3-3 1-1 2-2 एक साथ पढ़ने का है, तो तीनों रिजर्व है, 13 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अब ये रिजर्व है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग ने बनाया, तो यहाँ पे लिख देने का तीनों के तीनों आइटम। देखो यहाँ पे लोग ने बाइफिकेशन किया है, लेकिन आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो तीनों का आइटम देखो हम लोग ने लिख दिया है इधर पे, 13 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आप बोलेंगे सर ये ओपनिंग क्या है, आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, डिविडेंड और पीएनएल सीधा लिखने का, ये टोटल कर देने का। क्लियर है। इसके बाद देखो आ जाते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो ये डिपॉजिट्स है, सामने वाला डिपॉजिट कर रहा है ना, तो डिपॉजिट करके ऑलरेडी हमारे पास देखो यहाँ पे दिया है, ये देखो डिपॉजिट्स, बराबर है, एकदम सिस्टमेटिक दिया है। तो डिपॉजिट में जाने का, तीनों अकाउंट लिख देने का। देखो डिमांड, करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते, मैंने लिख दिया। सेविंग बैंक को अकाउंट डिपॉजिट, फिर फिक्स डिपॉजिट होता है तो उसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। तीनों का अमाउंट देखो 80, 3 लाख, 8 लाख। तो देखो यहाँ पे लिख दिए 80, 3 और 8 लाख। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब आते हैं बोरोइंग। तो बोरोइंग तो ऑटोमेटिकली आपका बोरोइंग में जाएगा, बोरोइंग दिया है ऑलरेडी, तो एकदम सिंपल है, जो नाम से दिख रहा है उसको नाम में डाल दो, ठीक है। फिर आता है ब्रांच एडजस्टमेंट। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट क्या होता है, अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट है, मतलब एक एक दूसरे की ब्रांच में एडजस्ट किया है कुछ अमाउंट। तो ये तो भाई आपके ना कैपिटल में जाता है, ना रिजर्व में जाएगा, ना डिपॉजिट, ना बोरोइंग, ये अदर लाइबिलिटी में डाल देने का। तो आप अदर लाइबिलिटी में जाएंगे, पहला आप लिखोगे ब्रांच एडजस्टमेंट 20,000, ये देखो, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, अनक्लेम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, बिल्स पेबल, अक्रूड इंटरेस्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये सब आ रहा है। ये सब का सब आपका अदर में जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ को छोड़ के, कौन सा, पहले वो देख लेते। तो यहाँ से आपका पेंडिंग है, हाँ देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये अपना इधर तक हो गया, अब इतना पार्ट बचा है। अब इसके अंदर ये वाला नहीं जाएगा अदर्स में, बाकी सब अदर्स में जाएगा। एक ये वाला और एक ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन फॉर रिजर्व, नहीं ये भी जाएगा। डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट का है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ से आपका बाकी है, तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं जाएगा, बाकी सब आपका किधर पे जाएगा, अदर्स में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अदर्स में लिख लेंगे। और ये प्रोविज़न फॉर टैक्स को किधर लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एडवांस टैक्स या टीडीएस दिया होगा तो उससे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लोग कर लेंगे, पहले ये पूरे अमाउंट हम लोग एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कितना है,
40, 50, 50, 40, 40, 8,20,000। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, ये देखो 40, 50, फिर ये आपका प्रपोज डिविडेंड है 50 हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट फिर 50 दिया है देखो, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, फिर बिल्स पेबल दिया है देखो 40, ठीक है, फिर अक्रूड इंटरेस्ट दिया है देखो 40, फिर इसके अंदर रिजर्व फॉर डाउटफुल दिया है देखो 20,000। ये 8 लाख जो है ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आया है, ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं ये भी दिया है, ये रिजर्व का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ये आपका 20,000 है, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ये 8 लाख है। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि डेप्रीशिएशन है ना, तो डेप्रीशिएशन किस पे जाता है, आपने 11th-12th में भी किया था, फिक्स्ड एसेट्स पे जाएगा। तो बाकी सबको तो लिख लिया, ये बाकी बचा है, तो देखो आरडीडी हो गया। बाकी ये जो 8 लाख दिया है ये हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एसेट साइड में जाने का, एसेट साइड में आपने फिक्स्ड एसेट्स लिखा होगा, फिक्स्ड एसेट्स पे जाने का, फिक्स्ड एसेट्स आपने कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था, देखो ये कॉस्ट पे दिया है, तो यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन जाके माइनस कर देना है 8 लाख। आ रही बात समझ में। तो ये वाला थोड़ा सा इधर पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है ये 20,000 है, और ये डेप्रीशिएशन है 8 लाख है, तो जो डेप्रीशिएशन होगा वो एसेट में जाके ही एडजस्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो ये पूरा हम लोग ने कर लिया है। प्रोविज़न फॉर टैक्स को देख लेते, 30,000 है प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो देखो यहाँ पे एडवांस टैक्स दिया था, यहाँ टीडीएस दिया था, नीचे जाके प्रोविज़न फॉर टैक्स लेस करेंगे। अब बोलेंगे सर लेस क्यों, अरे भाई ये दोनों आपके एसेट है, बराबर है, और ये लायबिलिटी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये माइनस ही होगा ना, ये दोनों डेबिट डेबिट है तो भाई भाई है तो ऐड हो जाएंगे, और ये इसका भाई नहीं है तो ये लेस हो जाएगा। तो इन तीनों को लेस करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 20 + 10 30, 30 - 30 नील हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पूरा का पूरा आपने ये कर दिया है, एडजस्टमेंट के साथ कर दिया है। अब इसको टोटल करना है, टोटल एकदम सिंपल है, जो भी आपके टोटल है यहाँ पे कर लेने का। तो देखो यहाँ पे टोटल किया तो ये तो आएगा नहीं, तो ये 5 लाख है, इसको अलग कलर में हाईलाइट करता हूँ तो आपको याद रहेगा 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल करेंगे तो इसका आएगा 20 लाख। फिर तीसरे का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 13,80,000। फिर ये 6 लाख तो ऑलरेडी 6 लाख है। फिर इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,60,000। फिर इनका टोटल करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 3,20,000। इसका आ जाएगा 3.5 लाख। इस तरीके से टोटल करते जाएंगे। फिर इसका टोटल आ जाएगा 5,50,000। फिर इसका टोटल आ जाएगा, सॉरी इधर पे कोई एडजस्टमेंट छूट गया है, एडवांसेस एक बार देख लेने का, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर छूट गई तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ था, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो ये वाला 18,19,000, तो ये आपका लोन है, ये आपका जैसे यहाँ पे गया एडवांसेस, तो ये भी कैश क्रेडिट है ना, ये कौन जो बिजनेसमैन होते हैं वो लेते, लोन लेते, ओवरड्राफ्ट लेते, कैश क्रेडिट लेते, तो एडवांस है, तो एडवांस में ही जाके ऐड हो जाएगा 18,19,000। तो इसका टोटल आएगा 21,90,000। तो देखो ऐसा, इसीलिए बड़े ध्यान से एक एक आइटम को टिक करते रहने का। देखो अभी मिस हो गया था ना, अब मिस हो गया तो ये टैली नहीं होता, तो ये सब का टोटल कर लेने का। फिर देखो यहाँ पे अब ये डेप्रीशिएशन लेस है तो लेस करने का, इसमें तो लेस होगा तो 12 लाख आएगा। फिर इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल तो 1,30,000 आएगा, तो 1,30,000 लिख दिया। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी का टोटल दिया है तो कंटीजेंट लायबिलिटी का टोटल आएगा 60,000। इन्हीं सब टोटल को हम लोग क्या करेंगे, इधर डालेंगे। देखो पहला क्या है 5 लाख, तो पहले शेड्यूल के सामने लिखेंगे 5 लाख। फिर दूसरे शेड्यूल के सामने कितना है 13,80,000, तो 13,80,000
सॉरी रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लाख है ना, तो 20 लाख हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। फिर तीसरा क्या है, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट का टोटल देखो कितना है, 13,80,000 और उसके नीचे का 6 लाख, तो 13,80,000 यहाँ पे लिख देंगे और देखो 6 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन का कितना है, 2,60,000 है, तो 2,60,000 लिख देंगे। इसी तरीके से एसेट का टोटल है, तो एसेट का टोटल नीचे से जो जो ग्रीन ग्रीन में हाईलाइट किया है ना, 3,20,000, 3.5 लाख, 5.5 लाख, तो 3,20,000, 3.5, 5.5, तो ये देखो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर है। इसी हिसाब से जो नीचे के 3 दिए उनका टोटल यहाँ पे लिख लेंगे ये, फिर इसको टोटल कर लेंगे 47,40,000, इसका टोटल कर लेंगे, ये भी आ जाएगा 47,40,000। तो इस हिसाब से हमारी पूरी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, अब मैंने जो ये बोला था आपको 6 लाइन छोड़ना है, याद रखना अदर लाइबिलिटी और ये अदर, इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 लाइन छोड़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं। चेक करना है तो कर सकते हो आप। देखो अदर लाइबिलिटी में हम लोग आए थे, तो देखो काफ़ी कुछ आया था इसमें, है ना, 7 आइटम थे, तो 10 लाइन छोड़ने का। वैसे ही अदर एसेट में गए तो देखो इसमें एडजस्टमेंट भी कभी कभी आ जाता है, तो 10 लाइन छोड़ देने हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ने बैंकिंग का बैलेंस शीट बनाया है। आपको बैंकिंग का बैलेंस शीट कैसे याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, तो मेरा अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।